हाँ जी देवियों सज्जनों, क्या हाल है आपके। तो हमारा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया चल रहा था। जिस जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के अंदर मैंने आपको सब करा दिया था कि हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा होता है वगैरह, जैसे कि कोरिया विलेज छत्तीसगढ़ था। उससे पहले मैं आपको ये करा चुका था कि भी कहाँ से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, कहाँ से हमारी जीएमटी वाली लाइन गुजरती है, लैटिट्यूड एक्सटेंशन वगैरह मैं आपको सब इसमें पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आज हम इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट पूरा करेंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। देखो, जब हम बॉर्डर्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो हमें यह पता होता है कि हिंदुस्तान के दो बॉर्डर हैं, दो ही है ना बे। एक तो हमारे बॉर्डर होते हैं जो कि हमारे लैंड का बॉर्डर है, जो मेन लैंड है हमारी। एक हमारा कोस्ट लाइन है। ठीक है, कि भी जैसे अगर मैं इंडिया को एक रफली मैप बनाऊं, ये वाला, ये रफली मैप है, तो हम ये जानते हैं कि हमारे ये वाला जो एरिया है वो हमारा समुद्री एरिया है। ठीक है, राइट। अब इधर समुद्री एरिया में हमारी बे ऑफ बंगाल आ जाएगी, इधर तो बे ऑफ बंगाल आ गई, इधर हमारी अरेबियन सी आ गई, राइट। बस, तो जब अरेबियन सी इधर है और ये बे ऑफ बंगाल इधर है, तो ये वाला जो एरिया हमारा समुद्री एरिया लगभग यहाँ तक, राइट। जब ये समुद्री एरिया है तो ये वाली जो कोस्ट लाइन होगी, ये वाली जो कोस्ट लाइन होगी, ये होगी हमारी कोस्ट लाइन वाला बॉर्डर। ठीक है, और मान लो फॉर एग्जांपल ये वाला जो है लगभग ये है हमारा लैंड बॉर्डर। तो बस वही लिखवाया है मैंने कि भी हमारा लैंड का बॉर्डर कितना है और कोस्ट लाइन का बॉर्डर कितना है। ज़्यादा इसमें लोड लेने की वाली बात ही नहीं है। चलो, तो हमारा जो भाई साहब लैंड का बॉर्डर है वो है 15,200 किलोमीटर। कितना? 15,200 किलोमीटर हमारी लैंड का बॉर्डर है। और जो हमारा कोस्ट लाइन का बॉर्डर है वो है 7516.6 किलोमीटर। मैंने आपको पहले भी बोला है कि भी जैसे 15,200 की तो चलो डिजिट सिंपल है तो मैंने 15,200 बोल दिया, लेकिन अगर जैसे आपने कल अभी उसका इंडिया का जो स्क्वायर किलोमीटर पढ़ रहे थे 3287236 किलोमीटर जो पढ़ रहे थे अपने, वो यही था कि भी अगर आप एक एक करके लेटर करके बोलोगे तो जल्दी याद होता है। वैसे ही हमारा कोस्ट लैंड का बॉर्डर कितना है 7516.6 किलोमीटर, और जो लैंड का बॉर्डर कितना है 15,200 किलोमीटर। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आपको एक और बात ध्यान में रखनी है। वो ध्यान में रखने वाली बात ये है कि जब हम कोस्ट लाइन का बॉर्डर देखते हैं तो कोस्ट लाइन में से कुछ बॉर्डर तो ये रहा, राइट। तो ये बॉर्डर तो हमारी मेन लैंड की कोस्ट लाइन है, मेन लैंड की कोस्ट लाइन है। ठीक है, लेकिन कुछ बॉर्डर हमारे आइलैंड्स का भी तो है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे अंडमान निकोबार है, यहाँ पर जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड है, तो इनकी भी तो हमारे पास वो है ना कोस्ट लाइन। तो जैसे ये मेनलैंड की कोस्ट लाइन है वैसे यही आइलैंड की कोस्ट लाइन है। तो हमें टोटल कोस्ट लाइन तो पता है 7516 किलोमीटर। तो हमें उनमें से ये निकालना है कि आइलैंड की कोस्ट लाइन कितनी है और मेनलैंड की कोस्ट लाइन कितनी है। तो भाई साहब मेनलैंड की जो कोस्ट लाइन है वो है 5422 किलोमीटर, 5422.6 किलोमीटर, और हमारे जो आइलैंड की कोस्ट लाइन है वो है 2094 किलोमीटर। बस आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। इनमें से एक चीज़ याद कर लेना, या तो 7516 के साथ मेनलैंड 5422 याद कर लेना, ठीक है, या फिर इन दोनों को याद कर लेना, तो आपने मेनलैंड अपने कोस्ट लाइन अपने आप निकाल दोगे। और ऊपर वाले से भी आपने दोनों याद करने पड़ेंगे, भी लैंड में 15,200 किलोमीटर और 7516 किलोमीटर हमारी कोस्ट लाइन है। ये सिंपल फैक्ट है, इसमें रटवाने वाला और बताने वाला कुछ नहीं है। तो ये फैक्ट्स एक बार आपके ध्यान में होने चाहिए, इसलिए आपको बताया। ठीक है, एक यहाँ पर ध्यान रखना कि कुछ एक लाइंस होती है हमारे जो इंडिया के अलग अलग बॉर्डर के साथ मिली हुई है। ठीक है, तो हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं। सबसे पहले पास आती है हमारे पास डोरंट लाइन। कौन सी लाइन? डोरंट लाइन। डोरंट लाइन के बाद आती है हमारे पास रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, तो डोरंट लाइन, रेड क्लिफ लाइन के बाद आती है हमारे पास मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन, कई मैकमोहन बोलते हैं हम हिंदुस्तानी। तो चलो, डोरंट लाइन, रेड क्लिफ लाइन और मैकमोहन लाइन। जो डोरंट लाइन है वो है तो सारी तीनों बॉर्डर इंडिया के साथ ही, देखो है तो तीनों बॉर्डर इंडिया के साथ। डोरंट लाइन का बॉर्डर भी इंडिया के साथ है, रेड क्लिफ लाइन का बॉर्डर भी इंडिया के साथ है, और मैकमोहन लाइन का बॉर्डर भी इंडिया के साथ है। तो डोरंट लाइन का जो बॉर्डर है वो है इंडिया और साथ में अफगानिस्तान के साथ। तो डोरंट लाइन तो इंडिया और अफगानिस्तान के साथ है। रेड क्लिफ लाइन जो है वो इंडिया और बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, और बच गया मैकमोहन लाइन, वो इंडिया और चाइना के साथ है। ठीक है, तो मैंने 3 लाइन आपको यहाँ पर बताई है। एक तो हमारी डोरंट लाइन जो है वो अफगानिस्तान के साथ है, मैकमोहन लाइन चाइना के साथ है, और रेड क्लिफ लाइन बांग्लादेश के साथ है। तो डोरंट लाइन अफगानिस्तान, और मैकमोहन लाइन चाइना, और रेड क्लिफ लाइन बांग्लादेश। ठीक है, तो ये बातें बस एक बार छोटी सी ध्यान रखने वाली थी। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे इंडिया का बॉर्डर किस कंट्री के साथ सबसे ज़्यादा लगता है, और उस कंट्री के साथ हमारे कौन कौन से स्टेट लगते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगर आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना लगे, वैसे तो देखो है, पर ना लगे तो कोई बात नहीं, इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देना, पर बताना तो फर्ज है मेरा। चलो भाई, तो सबसे पहले तो हमारा बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ।
किसके साथ? बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर लगता है। अब ये जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर लगता है वो लगता है हमारा 4096.7 किलोमीटर। अब ये आपको 4096.7 किलोमीटर याद नहीं रखना, ये किसको फैक्ट याद रखना तो रख लेना। पूछते ज्यादातर यही है कि सबसे बड़ा किसका है, सबसे छोटा किसका है, ठीक है। और अब कभी कभी पूछ लेते हैं कि इनके साथ हिंदुस्तान के कौन कौन से स्टेट्स लगते हैं। तो जो बांग्लादेश के साथ, पहले तो बांग्लादेश के बांग्ला जैसे कट के बना था वेस्ट बंगाल, फिर असम और मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसको याद करने का तरीका बहुत अच्छा है कि सबसे ज्यादा बॉर्डर, मैक्सिमम बॉर्डर किसके साथ लगता है? हमारा बांग्लादेश के साथ लगता है। कितना है वो हमें याद नहीं करना। और कौन कौन से स्टेट लगते हैं, तो एक तो वेस्ट बंगाल याद कर लो बस, आप बांग्लादेश के साथ ही हमारा वेस्ट बंगाल और AMTM, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये क्या हो गया? वेस्ट बंगाल प्लस AMTM लिख देता हूं मैं, वेस्ट बंगाल प्लस AMTM। तो ये आपको ध्यान में रखना है बस। तो ये पहले वाले के बस तो ज़्यादा नोटिस में आता हो, तो ज़्यादा तो पूछते नहीं है, पर फिर भी। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास बॉर्डर लगता है चाइना का, थर्ड नंबर पे हमारे पास बॉर्डर लगता है पाकिस्तान का, ठीक है, फोर्थ नंबर पे नेपाल का, फिफ्थ नंबर पे लगता है हमारे पास म्यांमार का, और फिर लगता है हमारे पास भूटान का, और सबसे कम जो हमारा लगता है वो लगता है अफगानिस्तान के साथ। एक आपको अफगानिस्तान याद रखना है भाई, मिनिमम बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान के लगता है। अब ये कोई वैसा पेपर तो है नहीं कि आपको कहेंगे कि विक्रम में जचा दो इनको कि ऊपर से नीचे तक कितने कौन सा किसका क्या लगता है, ठीक है। तो कितना लगता है? 106 किलोमीटर। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना क्योंकि डिजिट छोटी है। और किसके से लगता है? सिर्फ लद्दाख के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? लद्दाख के साथ लगता है। तो कुल मिला के अपने बात ये हुई कि इंडिया के बॉर्डर किस किस के लगते हैं। तो अपने ये पता है कि बांग्लादेश का लगता है, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ठीक है। तो बांग्लादेश हो गया, दोनों दुश्मन हो गए अपने, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल का आपको पता ही है। म्यांमार अपने वहां से बाहर निकलते जाते हैं, भूटान याद करना और एक अफगानिस्तान याद करना है, ठीक है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, म्यांमार, भूटान, ठीक है। तो इनके साथ हमारा क्या बॉर्डर लगता है? मैक्सिमम बॉर्डर हमारा किसका लगता है? बांग्लादेश का लगता है, वेस्ट बंगाल प्लस असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम यानी कि AMTM। और सबसे कम बॉर्डर हमारा किसके साथ लगता है? वो लगता है अफगानिस्तान के साथ, जो कि 106 किलोमीटर लद्दाख के साथ लगता है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी याद रखना एक शॉर्ट नोटिस पे की भी वैसे तो आप नाम पढ़ोगे इसके पर, 7 कंट्रीज के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है। हिंदी में लिख दूं क्या? 7 कंट्रीज के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो एक बार आपको और रिपीट करा देता हूं कि हमारा कितने कंट्रीज का बॉर्डर लगता है। तो भाई साहब 7 कंट्रीज के साथ बॉर्डर लगता है। बिल्कुल अपने एक्सट्रीम वेस्टर्न साइड से शुरू करेंगे। अगर ये मैं इंडिया बना देता हूं यहाँ पे, तो इंडिया के एक्सट्रीम वेस्टर्न साइड से अगर आप शुरू करो तो आपको क्या दिखेगा? पहले इधर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद इधर क्या दिखेगा? पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद ऊपर सारा क्या दिखेगा आपको? चाइना, चाइना के बाद इधर क्या दिखेगा? नेपाल, नेपाल के बाद यहाँ पर क्या दिखेगा आपको? भूटान, फिर यहाँ दिखेगा म्यांमार, ठीक है। तो बस ये हो गया अपने साथ 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। ये हो गया अफगानिस्तान, ये हो गया हमारा पाकिस्तान, ये हो गया हमारा चाइना, और ये हो गया हमारा नेपाल, ठीक है। हाँ हो गया ना, ओके। तो ये हमारे बॉर्डर से सारे 7 के साथ बॉर्डर अपने यहाँ पर लिख लिए हैं, तो वही बॉर्डर हमारे यहाँ पर लगते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, चलो भाई। तो भाई साहब अब है हमारे सी एक्सटेंशन। सी एक्सटेंशन का एक छोटा सा टॉपिक है जिसके अंदर ये बताएंगे आपको कि भी कौन कौन सी हमारी कोस्टलाइन सबसे बड़ी है और कौन कौन सी कोस्टलाइन हमारी सबसे छोटी है, ठीक है। और उसमें भी ये बताऊंगा आपको कि भी एक तो मेनलैंड में हमारी कोस्टलाइन बता दो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेनलैंड में अपने स्टेट आता है ना, 9 स्टेट अगर अपने ऊपर शुरू करते हैं कि जैसे गुजरात हो गया, फिर अपने महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है। तमिलनाडु के बाद अपना आंध्र प्रदेश हो गया। तो वैसे करके जितने भी हमारे बॉर्डर्स आते हैं, तो इन सारे बॉर्डर्स वेस्ट बंगाल तक 9 के 9 बॉर्डर्स में सबसे बड़ी किसकी, सबसे छोटी किसकी, और जितने भी अपने आइलैंड आते हैं सबसे आइलैंड में सबसे बड़ी किसकी, सबसे छोटी किसकी है। तो ये लो भाई सी एक्सटेंशन, ठीक है। अब ये जो सी एक्सटेंशन है, सी एक्सटेंशन में पहले लिख लेते हैं भाई साहब लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, फिर लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन मेनलैंड, कि मेनलैंड में हमारी किसकी कैसी क्या है। अब लिख लेते हैं शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन, ठीक है। फिर शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन में हमारा मेनलैंड, की मेनलैंड में शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है, ठीक है। तो इसके अंदर यूं है कि अगर लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन की मैं बात करूं, ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन सबसे ज्यादा है अंडमान एंड निकोबार की। कि आपसे कुछ ही ना पूछा जाए, सिंपल यूं पूछ लिया जाए कि सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसके, तो आंसर क्या होगा? अंडमान एंड निकोबार। अगर मेनलैंड में पूछ लिया जाए तो कि भी इंडिया के मेनलैंड में सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसके, तो गुजरात। शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन अगर आपसे पूछ ले तो भाई साहब किसके, दमन एंड दीव की, दमन एंड दीव की। और शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन मेनलैंड पूछ लिए तो गोवा की,
ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपसे लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन पूछ ले सीधी तो अंडमान एंड निकोबार, और लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन इन मेनलैंड पूछ ले तो गुजरात, आपसे शॉर्टेस्ट कोस्टलाइन पूछ ले तो किसकी, दमन एंड दीव की, और इन मेनलैंड पूछ ले तो गोवा, और अगर आपसे पूछ ले कि बॉर्डर कितने सकते हैं 7 के साथ, तो 7 में कौन कौन से आए थे हमारे, अफगानिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, चाइना आ जाता है, नेपाल आ जाता है, भूटान आ जाता है, म्यांमार आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो कुल मिला के 6 कंट्रीज के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, सॉरी 7 कंट्री के साथ कुल मिला के हमारा बॉर्डर लगता है। ठीक है, चलो भाई, और आपको एक्सटेंशन भी सारा इसमें समझ में आ गया होगा। अब आपको पता है कन्वेंशन किया गया था पहले, ठीक है, जिसको यूनक्लोज कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनक्लोज। अब यूनक्लोज क्या होता है बताएंगे भी आपको, UNCLOS, इसका मतलब है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी। मैं लिख देता हूं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी, ऑन द लॉज ऑफ द सी। अब ये यूनक्लोज क्या कहता है? देखो, यूनक्लोज ये कहने लग गया था कि हमारे यहाँ पर जिसकी भी कोई टेरिटरी होती है, कोई भी मेनलैंड है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का मेनलैंड ये है, ठीक है, अब यहाँ हमें पता है समुद्र है हमारा, राइट, अब यहाँ समुद्र कितना, कहाँ तक, किस किस तक हमारा जुरिस्डिक्शन हो सकता है, उसके बारे में यूनक्लोज बताता है। फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर मान लो यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया के बिल्कुल जहाँ से आप बाजू से निकलते हो बेस लाइन से पहले, जैसे कि ये इंडिया की बेस लाइन हो गई, ये इंडिया की क्या होगी, बेस लाइन। इस बेस लाइन से पहले पहले ये वाला जितना भी एरिया है, ये हमारा क्या होता है, इंटरनल वाटर्स होते हैं। लिख देते हैं इसके ऊपर, चलो पहले एक बार बना लेते हैं, इंटरनल वाटर्स है। उसके बाद जैसे ही आप आओगे यहाँ पर थोड़ा सा आगे, तो थोड़ा सा बेस लाइन से आगे आओगे तो आपको आके मिलते हैं एक जिसको कहते हैं टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी, टेरिटोरियल सी से थोड़ा सा और आगे आओगे तो एक और सी मिलती है आपको, कॉन्टिजियस सी। कॉन्टिजियस सी, ठीक है, कॉन्टिजियस सी से थोड़ा सा और आगे जाओगे तो लास्ट में आपको मिलता है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, जोन। तो ये क्या होगा, EEZ। अब यहां तक तो आपने कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहां से नॉटिकल माइल्स में ये दूरी नापी जाती है। एक नॉटिकल माइल का मतलब 1.852 किलोमीटर होता है, वो हमारे कोई काम का नहीं है। पर अगर आप बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल दूर हो तो आप अपने टेरिटोरियल सी में हो, ठीक है। फिर आप बेस लाइन से अगर आप 24 नॉटिकल माइल दूर हो, कितने, 24 नॉटिकल माइल दूर होगे और 12 से आगे होगे तो आप कितना हो, कंटिजियस सी में हो। और अगर अपने 200 नॉटिकल माइल की बात करें तो वो जाता है हमारा EEZ। अगर अपने हिंदुस्तान की बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल दूर तक है तो लास्ट में हमारा 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, 24 नॉटिकल माइल तक हमारी कॉन्टिजियस सी होती है, और 12 नॉटिकल माइल तक हमारी टेरिटोरियल सी होती है। और ये वाले जो हमारे होते हैं ना, ये होते हैं हमारे इंटरनल वाटर्स, ठीक है। अब यूं समझ लो, इंटरनल वाटर्स में तो पूरा का पूरा ही जुरिस्डिक्शन अपना होता है, सारी हवा पानी अपने भारत सरकार के कंट्रोल में होती है। ये जो बेस लाइन, मेन लाइन के अपने बेस लाइन तक इंटरनल वाटर्स होते हैं, पूरा कंट्रोल होता है। टेरिटोरियल सी में भी काफी कंट्रोल होता है, लेकिन कुछ चीजें कम हो जाती है। कंटिजियस सी में भी कुछ चीजें कम हो जाती है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में सिर्फ कुछ चीजें हमारे पास रहती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे मेन लैंड के बाद बेस लाइन आती है, बेस लाइन तक इंटरनल वाटर अपने, फिर बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक तो टेरिटोरियल सी, फिर 24 नॉटिकल माइल तक अगर बेस लाइन से देखें तो कंटिजियस सी, और बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। अब ये तो मैं बता चुका हूं कि आपको इंटरनल वाटर पे हमारी कंप्लीट सॉवरेनिटी होती है। टेरिटोरियल सी में बता देता हूं वो क्या क्या होता है। देखो, टीएस लिख दो, टेरिटोरियल सी को लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर देखो, वैसे तो इंडिया का एब्सोल्यूट राइट होता है, ऐसा कुछ नहीं है इंडिया का जो एब्सोल्यूट नहीं है। वहां पे कोई भी अपने को आके बता नहीं सकता कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो करना है, तुम्हें ये नहीं करना। पर ये मेनली बताया जाता है एयर स्पेस के लिए, कि हमारा एयर स्पेस होता है 24 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल तक। कि 12 नॉटिकल माइल तक हमारे जो भी जहाज उड़ेंगे, आएंगे, करेंगे, वो इंडिया का एयर स्पेस माना जाएगा। इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से उड़ेंगे। तो हमारा एयर स्पेस कितने नॉटिकल माइल तक होता है, 12 नॉटिकल माइल तक होता है, और वहां तक अपना कंप्लीट एब्सोल्यूट राइट होता है, ठीक है। टीएस के बाद चलते हैं अपने सीएस पे। सीएस का मतलब कॉन्टिजियस सी, जो कि कितने नॉटिकल माइल तक होती है बताना जरा, 24 नॉटिकल माइल तक, ठीक है। एक आपको पहले चीज बता दूं, मैं लास्ट वीडियो में बोला था आपको एक चीज लिखने के लिए, मैं भी भूल गया क्या था, मेरे को याद तो था वो,
चलो बाद में याद आ जाए, कोई ना, पिछली वीडियो मेरे को भी देखनी पड़ेगी, आपके साथ साथ देखूंगा मैं भी। चलो तो क्वांटिटी सी के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि 24 नॉटिकल माइल तक हमारा डंगा है सारा का सारा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक इंडिया के सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल राइट्स बचते हैं, यानी कि अगर यहाँ से कोई ऐसी चीज मिल जाती है जिससे हमारी क्या हो सके, कमाई हो सके, क्या हो सके, कमाई हो सके, तो वहां पर फाइनेंशियल राइट्स मिल जाते हैं हमें, तो वो क्वांटिटी सी यानी कि 24 नॉटिकल माइल तक हमारे पास वो अधिकार रहता है। अब फाइनेंशियल राइट जैसे कि फॉर एग्जांपल कस्टम ड्यूटी, तो इंडिया 24 नॉटिकल माइल तक कस्टम ड्यूटी लगा सकता है, हमारे पास फाइनेंशियल राइट्स होते हैं, लेकिन टेरिटोरियल सी जो हमारी होती है वहां पर सिर्फ 12 नॉटिकल माइल, एयर स्पेस हमारा पूरा होता है। और इंटरनल वाटर में तो काका मामा फूफा ताऊ चाचा सब अपने ही हैं, अपनी चौधर है वहां पे, ठीक है। लास्ट में EEZ लिख देते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और बताना मेरे को कितने नॉटिकल माइल का होता है, 200, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहां तक क्या होता है कि मान लो फॉर एग्जांपल कोई समुद्र के अंदर रिसोर्सेज निकल गए, ठीक है, तो सिर्फ रिसोर्सेज को एक्सेस करने की पावर जो होती है वो होती है इंडिया के पास, ठीक है। अगर मान लो धरती में से कोई रिसोर्सेज निकल गए तो उन रिसोर्सेज को एक्सेस करने की पावर इंडिया के पास होती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक के अंडर। कंटीजियस सी में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल राइट्स जो कि हमारे फॉर एग्जांपल कस्टम्स एंड ऑल, और टेरिटोरियल सी में हमारा एयर स्पेस, और इंटरनल वाटर्स में तो पूरी चौधर अपनी है, ठीक है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आई होगी। अब रिसोर्सेज होते हैं, एक आध काम हम यहाँ पर इकोनॉमिक जोन में और कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, वो ये कर सकते हैं, हम बिल्ड कर सकते हैं आर्टिफिशियल आइलैंड। क्या बिल्ड कर सकते हैं, आर्टिफिशियल आइलैंड भी हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कर सकते हैं। अभी चाइना करता रहता है ये बहुत ज़्यादा, वो आपको IR का भी पढ़ाएंगे तो देखेंगे उसमें अंदर, ठीक है। तो आर्टिफिशियल आइलैंड भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। और आर्टिफिशियल आइलैंड क्यों बनाए जाते हैं, रिसर्च पर्पजेज के लिए, तो साइंटिफिक रिसर्च भी हम यहाँ पर 200 इकोनॉमिक जोन तक कर सकते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत होगी, ठीक है। एक चीज आपको बतानी भूल गया, जैसे ही आप 200 एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पार करोगे तब यहाँ पर एक सी आती है जिसका नाम होता है रेड सी। क्या नाम होता है, रेड सी। ये इसके बाद रेड सी शुरू हो जाती है। क्या हो गया मेरे को आज भाई, रेड सी हाई सी, रेड कलर ले लिया तो रेड सी बना दी, उसको हाई सी हो गया इसके बाद, ठीक है। हाई सी का मतलब ये है कि यहाँ पर अब किसी का भी जुरिस्डिक्शन नहीं है, यहाँ पर सब स्वतंत्र है, यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता, ना कोई आइलैंड बना सकता, ना कुछ हो रहा है, वो सबका बीच का मामला है, ठीक है। उसके अंदर किसी भी स्टेट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो सबका बीच का मामला है, वो फिर हाई सीज हो जाता है, वहाँ पर किसी का कोई लेना देना नहीं है। तो ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। आई एम सॉरी, ये बीच में कुछ बढ़ गया। चलो, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हाई सीज के बारे में मैं लिख देता हूँ, कल को कोई लिखा नहीं भाई, ये लो हाई सी, ठीक है। 200 नॉटिकल माइल के आगे जो भी है वो क्या है, हाई सी है। 200 नॉटिकल माइल के आगे जो भी क्या है वो हाई सी है, ठीक है। तो यहाँ तक भाई आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो जी, अब अपने काम करते हैं, अपने थोड़ा सा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में देख लेते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या चीज़ होती है, इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, तो वो अपने थोड़ा सा देख लेते हैं बस, ठीक है। चलो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फिर इसके बाद अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा कि जो अपना जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया है, और ये आपको सब कुछ मेन लिखवाया है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कहीं से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है जी। चलो, अब पहली बात तो बताओ, आपको सब कॉन्टिनेंट का मतलब पता है क्या? सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है कि किसी कॉन्टिनेंट का कोई भी पार्ट, दैट एनी पार्ट ऑफ एन कॉन्टिनेंट, एनी पार्ट ऑफ एन कॉन्टिनेंट जिसकी खुद की सेपरेट आइडेंटिटी होती है, विच हैज अ जिसकी खुद की सेपरेट जियोग्राफिकल आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो, अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा ये बता देता हूँ कि जैसे हमारा इंडिया है, तो इंडिया के नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट पे क्या है, इंडिया के कौन सा माउंटेन कहाँ पर है, कैसे क्या है, तो थोड़ा सा बस ध्यान में रहता है कि जो इंडिया का नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट है ना, अगर ये इंडिया का ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला, तब भी सही नहीं लग रही मेरे को ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है ना सारा, ये इंडिया का नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट है, ये वाला, ये इंडिया का क्या है, नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट है। अब ये जो नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट है, तो नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में अगर आप देखोगे तो आपको दो तरह के माउंटेन्स वहां पर मिलते हैं, एक तो हिंदकुश माउंटेन, एक सुलेमान माउंटेन।
हिंदकुश माउंटेन और सुलेमान माउंटेन आपको वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, दोनों भी जो भी हमारा नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है। ठीक है, अगर मैं हिमालयाज़ की बात करूँ तो हिमालयाज़ हमारे आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है, हिमालयाज़, तो ये नीचे चल लेते हैं, अपने हिमालयाज़ के बारे में लिख लेते हैं। हिमालयाज़ आपको कहाँ मिलते हैं? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मिलते हैं। ठीक है, तो हिमालयाज़ तो आपको नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मिल जाते हैं। नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में वो कौन से माउंटेन मिलते हैं? हिंदकुश मिल जाता है अगर आपको, और एक साथ में सुलेमान मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अगर मैं नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट की बात करूँ कि इंडिया के इस पार्ट में कौन से मिलते हैं, यहाँ वाले पार्ट में, तो यहाँ पर हमें माउंटेन्स मिलते हैं जो हैं अराकनयोमा और साथ में पूर्वांचल। ये अगला चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर अपने वो पढ़ेंगे कि भाई फिजिकल जियोग्राफी पढ़ेंगे ना, फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, फिजियोग्राफिक डिविजन्स, तो उसमें पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, हाँ जी, तो कौन कौन से माउंटेन मिलते हैं हमें नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड पे? पूर्वांचल और अराकनयोमा। पूर्वांचल एंड अराकनयोमा। ठीक है, तो नॉर्दर्न साइड पे तो हमारे कौन से हो गए? हिमालयाज हो गए, और नॉर्दर्न वेस्टर्न साइड पे हिंदुकुश और सुलेमान हो गए। नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड पे आपको अराकनयोमा और पूर्वांचल माउंटेन्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और फिर साउथ में आपको पता है इंडिया के क्या आता है? इंडियन ओशन। साउथ में तो इंडियन ओशन ही है ना, बस, तो इंडियन ओशन आ जाता है, तो होगी ना हमारी एक सेपरेट ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी कि भाई हिंदुकुश सुलेमान माउंटेन जिसके लेफ्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में जिसके पूर्वांचल अराकनयोमा है, पूर्व में जिसके हिमालयाज है, पश्चिम में जिसके, सॉरी पूर्व में कैसे, नॉर्थ क्या होता है, नॉर्थ में जिसके हिमालयाज है, साउथ में जिसके अपने इंडियन ओशन है, तो वो उत्तर में जिसके हिमालयाज है, पश्चिम में जिसके ये है अपने इंडियन ओशन है, तो एक सेपरेट ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी होगी। तो लाइन लिख देता हूँ कि ऑल दिस गिव्स अस सेपरेट ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी। All these things gives India separate geographical identity. सेपरेट ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी, तो वो इंडिया को एक सेपरेट ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी दे देते हैं। इसी वजह से ये पूरा का पूरा सारा हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज आ जाती हैं। बहुत सारी का मतलब 7 कंट्रीज आ जाती हैं। ठीक है, तो 7 कंट्रीज जो कौन कौन सी आती है वो देखते हैं हम, कि 7 कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट। वो कौन कौन सी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारी इंडिया के बाद पाकिस्तान, लेना तो नहीं चाहिए इनको पर क्या करें, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद श्रीलंका और मालदीव्स। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने मालदीव्स और श्रीलंका के ऊपर अलग से गोला क्यों लगाया है और ये रेड लाइन येलो लाइन क्यों खींची है हमारे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश? बिकॉज इंडिया के साथ ये चारों कंट्रीज अपना बॉर्डर भी शेयर करती है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। जिसके साथ मैक्सिमम बॉर्डर इसके साथ बांग्लादेश के साथ शेयर होता है मैक्सिमम। ठीक है, और मिनिमम आप मेरे को लिख के बता देना किसके साथ शेयर होता है, और बाकी 3 कंट्रीज और कौन कौन सी हैं जिसके साथ इंडिया अपना बॉर्डर शेयर करता है, ये भी आप बता देना। बाकी 7 कंट्रीज याद रखना, एक तो इंडिया खुद ही है, एक पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एक तो इंडिया खुद ही है, इंडिया का पड़ोसी पाकिस्तान, दूसरा छोटा पड़ोसी नेपाल, एक भूटान, एक बांग्लादेश और एक श्रीलंका और एक मालदीव। तो ये सारी कंट्रीज को मिला के हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। कारण इसका कहने का बिकॉज हमारी यहाँ पर एक सेपरेट ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि हम नॉर्दर्न वेस्टर्न में देखेंगे तो हमारे कौन से माउंटेन्स मिलेंगे हमको? हिंदकुश और सुलेमान मिलेंगे। अगर नॉर्दर्न में देखेंगे तो हिमालयाज मिलेंगे, नॉर्दर्न ईस्टर्न में पूर्वांचल और अराकनयोमा मिलेंगे, साउथ में इंडियन ओशन मिलेगा। सारे इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से इंडियन ज्योग्राफिकल सब कॉन्टिनेंट बनाते हैं, हमको एक सेपरेट आइडेंटिटी देते हैं। उसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि 200 नॉटिकल माइल की हाई सी होती है, 200 नॉटिकल माइल तक ईईजेड होता है, 24 नॉटिकल माइल तक कॉन्टिजेंस सी होती है और 12 नॉटिकल माइल तक हमारा टेरिटोरियल सी होती है। और टेरिटोरियल सी और मेनलैंड के बीच में हमारा वो होता है बेसलाइन और बेसलाइन और मेनलैंड के बीच में हमारा क्या होता है? इंटरनल वाटर्स होता है, जो कि कंप्लीटली पूरी तरह हम स्वतंत्र होता है। ये किसके तहत करते हैं? हम यूनक्लोज के अंदर करते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी। तो ये अपेक्षा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो भाई यही है। एक मेन सी लेवल और देख लो यार, मेन सी लेवल कभी कभी पूछ लेते हैं। आपको पता है इंडिया का मेन सी लेवल क्या है और कहां से नापा जाता है?
तो इंडिया का जो मीन सी लेवल है वो कराची से लिया जाता था इंडिपेंडेंस से पहले। इट वॉज मेजर्ड फ्रॉम कराची बिफोर इंडिपेंडेंस। इट वॉज मेजर्ड फ्रॉम कराची बिफोर इंडिपेंडेंस। आज़ादी से पहले भाई साहब हम इसको कराची से नापते थे, आज़ादी के बाद कराची वहाँ चला गया, हमने नापना छोड़ दिया। अब कराची की टक्कर का ऐसा कोई पोर्ट हो हमारे पास तो वहाँ से नापते हैं, है ना। तो बिल्कुल है हमारे पास। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने नापना शुरू कर दिया मुंबई पोर्ट से। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने मुंबई पोर्ट से नापना शुरू कर दिया, मुंबई से नाप लेते हैं भाई साहब, ठीक है। तो मुंबई से नाप जाता है। लेकिन अभी करंटली कहाँ से नाप रहा है, तो करंटली ये नापते हैं हम इसको मीन सी लेवल को चेन्नई से। समझ में आई ना मेरी बात जो मैंने आपको बोली कि भाई हमने आज़ादी से पहले तो इसको नापा मीन सी लेवल को, कहाँ से नापा, कराची से नापा, ठीक है। जैसे ही हम आज़ाद हुए और कराची पाकिस्तान में चला गया वैसे ही हमने मुंबई से नापा। लेकिन आजकल करंटली हम कहाँ से नाप रहे हैं, चेन्नई से नाप रहे हैं। ये बात इतनी मुश्किल मुझे नहीं लगता, समझने वाली कुछ है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ ही गई होगी, ठीक है। अब ये करता कौन है मीन सी लेवल, तो ये करता है हमारा SOI। SOI क्या होता है भाई, SOI का मतलब होता है सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया। तो सर्वे ऑफ इंडिया इस मीन सी लेवल को नापता है, ठीक है जी। बस यही है और तो कुछ नहीं है इसके अंदर, ज़्यादा तो आपको क्या बताएंगे, ज़्यादा कुछ होता तो बता ही देते। धन्यवाद जी आपका इतनी देर हमारे साथ टिके रहने के लिए। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है आज, चलो थैंक यू वेरी मच देवी और सज्जनों, मिलते हैं अपने जल्दी। तो ये अपना है ना, ये फर्स्ट चैप्टर पूरा हो गया अपना, जो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया था ना, जो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया कंप्लीट हो गया, कंप्लीटेड। एक साइन और कर दूं क्या, चलो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।